हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इरफान। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आ टीनेजर्स प्रेयर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला सवाल है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो पहला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। यानी पोएट के हिसाब से जो नया दिन है उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? न्यू बिगिनिंग से होनी चाहिए या न्यू एंडिंग से होनी चाहिए? तो इस पोएम के अंदर दिया गया है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। तो हर दिन की शुरुआत न्यू बिगिनिंग से होनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आएगा न्यू बिगिनिंग्स। दूसरा है, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू। अभी इसके आगे फिल करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ग्रेट डिस्ट्रेस, ग्रेट सक्सेस। तो आइए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। तो इसका कौन सा सही है? ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के अंदर क्या आएगा? ग्रेट सक्सेस आएगा। तीसरा है, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज़। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, माइट, राइट। तो पोएट क्या प्रे कर रहा है लॉर्ड से कि वो सही रास्ते पर, यानी उसके लिए क्या सही है उसके ऊपर वो मजबूती से खड़ा रहे। तो राइट, तो उसके लिए क्या सही है? तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? राइट। उसके बाद चौथा है, द पोएट वॉन्ट्स टू सी दैट हिज टीनेज ईयर्स हैव बीन द ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो पोएट की जो लाइफ है, यानी जो टीनेज ईयर्स की उसकी लाइफ है, वो वर्स्ट होनी चाहिए या बेस्ट होनी चाहिए? वर्स्ट का मतलब होता है ख़राब होनी चाहिए, यानी बुरी होनी चाहिए। और बेस्ट का मतलब होता है अच्छी होनी चाहिए। तो जो पोएट की लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए? बेस्ट होनी चाहिए। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? बेस्ट आएगा। उसके बाद दूसरा है, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो ये जो दूसरा है और जो तीसरा है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ये दोनों के जो आंसर है मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप उसे देख सकते हैं। आइए अब डायरेक्ट मैं आपको चौथा बताता हूँ। तो चौथा है, मैच द लाइंस इन कॉलम ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। तो कॉलम ए के अंदर है पहला, डिसीजन आई मस्ट मेक। तो इसका सही जवाब आएगा इन्वर्जन। जो बी है ना, कॉलम बी के अंदर जो बी है इन्वर्जन, वो डिसीजन आई मस्ट मेक इसका सही जवाब है। अब इन्वर्जन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि तो जो डिसीजन आई मस्ट मेक, ये इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो उल्टा लिखा गया हुआ है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस फॉर्म के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट आया है। फिर मतलब जो डिसीज़न है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको दिखता है तो वो समझ जाना कि वो क्या है? इन्वर्जन है। क्योंकि यहाँ पे जो डिसीज़न आई मस्ट मेक, बल्कि ये जो सेंटेंस है ऐसा होना चाहिए कि आई मस्ट मेक डिसीज़न। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस हिसाब से सही हो रहा है। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखा गया है और सब्जेक्ट उसके बाद है, फिर उसके बाद वर्ब है। तो ये क्या कहलाएगा?
इन्वर्जन कहलाएगा। तो दूसरा है प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या दुआ कर रहा है कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। ठीक है, तो ये इसका जवाब है अपोस्ट्रफी, यानी जो कॉलम बी के अंदर ए है अपोस्ट्रफी, वो प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड का सही जवाब है। अब अपोस्ट्रफी क्या होता है? अपोस्ट्रफी के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ या किसी से हम कुछ चाहते हैं, जैसे अल्लाह ताला से वो क्या कर रहा है, पोएट क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। तो जो अल्लाह ताला है वो उसके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन पोएट को पता है कि वो है उसके सामने, भले ही अल्लाह ताला मौजूद नहीं है लेकिन वो है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ जो होती है लेकिन हमारे सामने मौजूद नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती, उसे क्या कहते हैं? अपोस्ट्रफी कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हमें यकीन है कि वो चीज़ है। तो इसमें वैसा ही किया जा रहा है कि प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। अब लॉर्ड से प्रे की जा रही है कि लॉर्ड से क्या की जा रही है? दुआ की जा रही है। लेकिन जो लॉर्ड है यानी जो अल्लाह है वो उसके पोएट के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन पोएट को पता है कि वो है, तो इसे ही अपोस्ट्रफी कहा जाता है। तीसरा है ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड। तो इसका सही जवाब है एलिट्रेशन। अब यहाँ पे जो ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड है, अब एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो हर इस वर्ड के अंदर सेम सेम आता है। जैसे यहाँ पर ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड, यहाँ पे जो डाउन है और जो डार्केन है, डाउन और डार्केन, तो इसमें जो पहला लेटर है, इस वर्ड के अंदर जो पहला लेटर है वो डी है और डार्केन में भी डी है। तो जब भी ऐसा कंसोनेंट साउंड में आएगा, यानी ट्रैवल डाउन द डार्केन रोड, तो ये क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। चौथा है आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो है रोड ऑफ लाइफ, तो इसका आएगा मेटाफॉर। मेटाफॉर का मतलब होता है सन्नत इस्तिआरा। यानी सन्नत इस्तिआरा में क्या किया जाता है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है, लेकिन डायरेक्ट तशबीह दी जाती है, उसको दिखाया नहीं जाता। जैसे तशबीह के अंदर जो सन्नत तशबीह होता है उसके अंदर जैसा, की तरह, इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तिआरा के अंदर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से डायरेक्ट तशबीह दिया जाता है, तो उसे इंग्लिश के अंदर मेटाफॉर कहते हैं। तो यहाँ पर आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आई कैन चूज़ टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, यहाँ पे रोड ऑफ लाइफ को तशबीह दिया गया है। अभी उसकी जो रोड ऑफ लाइफ, जो रोड है ऑफ लाइफ यानी जो लाइफ की उसकी ज़िंदगी है, उसे रोड ऑफ लाइफ कहा गया है, यानी रोड ऑफ लाइफ से उसको तशबीह दिया गया है। तो ये क्या है? एक मेटाफॉर है, जिसे उर्दू के अंदर सन्नत इस्तिआरा कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जो छठा सवाल है उसके अंदर क्या करना है? प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर। यानी कोई भी एक सक्सेसफुल टीनेजर हो, उसका हमें क्या करना है? इंटरव्यू लेना है। तो उसके लिए क्या करना है? 10 क्वेश्चन तैयार करना है कि हम उस टीनेजर से क्या क्या सवाल कर सकते हैं, वो हमें बस तैयार करना है। तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। उसके बाद है 7, रीड द पोएम, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंस।
विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें क्या करना है कि टाइटल, यानी ये जो टीनेजर्स प्रेयर है ये एकदम आसान है। क्या करना है कि जो टीनेजर्स प्रेयर है उसका टाइटल लिखना है। तो आ टीनेजर्स प्रेयर इसका टाइटल है, तो ये जैसे ही वैसा उसके सामने आ जाएगा। उसके बाद है पोएट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोएट का नाम लिखना है। पोएट का नाम है जे मोर्स। अब इसकी राइम स्कीम लिखना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोएम की राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। और ये जो टीनेजर्स प्रेयर है उसकी राइम स्कीम है ABCB, फेवरेट लाइन। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी फेवरेट लाइन है वो उठा के लिखना है। थीम सेंट्रल आइडिया, यानी जो पोएट है उसका सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख्याल क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच। इसके अंदर क्या करना है कि इस पोयम के अंदर जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच आई है उसे ढूंढ कर लिखना है। तो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच थी अभी हमने ऊपर करे, एलिट्रेशन थी, मेटाफॉर, इन्वर्जन और अपोस्ट्रोफी, बस ये चारों आपको इसके सामने लिखना है। उसके बाद है स्पेशल फीचर, टाइप ऑफ द पोयम, लैंग्वेज, स्टाइल, टोन, इम्प्लाइड मीनिंग एक्सेट्रा, यानी जो पोयम है किस टाइप की है उसकी लैंग्वेज स्टाइल आपको बताना है। उसके बाद है आखिरी में वाई आई लाइक डिसलाइक द पोयम, यानी जो ये पोयम है अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, और आपको अगर ना पसंद है तो क्यों ना पसंद है, वो आपको बस लिखना है।